cartoons. जो मुझे पसंद। एक कंजूस के पास हीरे और मोती थे। उसने उनको एक गंदे कपड़े में बांधकर अपनी झोपड़ी के अंदर जमीन में दबा दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन कंजूस की झोपड़ी में आग लग गई। वह बैठकर रोने लगा। कंजूस को रोता देख एक पड़ोसी जो जौहरी था आया और कंजूस से पूछा, अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात और मोती थे जो मैंने एक गंदे कपड़े में बांधकर अपनी झोपड़ी के अंदर जमीन में दबा दिए थे। अब झोपड़ी में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। मैं तुम्हारी हीरे और मोती की पोटली को ला सकता हूँ। यदि मैं उसे लाऊंगा तो जो मुझे पसंद होगा वही तुम्हें दूंगा और शेष मैं रख लूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ ठीक है भाई, तुम जल्दी से ले आओ। जौहरी जलती हुई कुटिया में जाकर उस बहुमूल्य पोटली को ले आया। बाहर आकर उसने गंदा कपड़ा कंजूस को दे दिया। यह देख कंजूस आग बबूला हो उठा और न्याय के लिए जौहरी को बीरबल के पास लेकर गया। बीरबल जौहरी से पूछता है, तुम लोगों में क्या समझौता हुआ था? यही कि जो मुझे पसंद होगा वही मैं इसे दूंगा। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, हीरे और मोती या गंदा कपड़ा? निश्चित रूप से हीरे और मोती। तो फिर हीरे और मोती उसे दे दो क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। चाहे तो वो गंदा कपड़ा तुम अपने लिए रख लो। बीरबल की बात सुनकर जौहरी शांत रह गया और हीरे और वह मोती की पोटली को कंजूस को दे देता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन शिकार करते समय अकबर की अंगुली कट गई। बीरबल ने यह देखकर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बीरबल को राज्य से निकाल दिया। जाते जाते भी बीरबल ने वही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई दिनों के बाद अकबर फिर शिकार करने जंगल गया। जंगल में कबीले के लोगों ने उसे पकड़ लिया और अपनी देवी को अकबर की बलि देने के लिए ले गए। कबीले वाले अकबर की बलि देने की तैयारी ही कर रहे थे कि उन्होंने उसकी कटी हुई अंगुली देखी। ओह, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। देखो, इसकी अंगुली कटी हुई है। दोषपूर्ण शरीर की बलि देवी को नहीं दी जा सकती। जाओ, दूसरा आदमी पकड़कर लाओ। कबीले वालों ने अकबर को छोड़ दिया। घर वापस आकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे सारा किस्सा विस्तार पूर्वक सुनाते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें राज्य से निकालने की मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए अच्छी कैसे हुई? बादशाह, यदि आपने मुझे जाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता। वहाँ आपकी जगह मुझे पकड़कर कबीले वाले मेरी बलि चढ़ा देते। आपकी आज्ञा ने तो मेरी जान बचा ली। इस तरह बीरबल की कही बात सत्य साबित हुई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। 50 बंजर भूमि। अकबर को शिकार का बेहद शौक था, किंतु उनके इस शौक के कारण जंगल खत्म हो रहा था। बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल भी इस बात से परेशान था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक बार अकबर और बीरबल जंगल से होकर गुजर रहे थे, तभी उन्होंने 2 उल्लुओं की आवाज सुनी। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि ये उल्लू एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? बीरबल को तुरंत एक युक्ति सूझी जिससे बादशाह को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। महाराज, ये उल्लू दहेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दुल्हे के पक्ष का उल्लू 50 बंजर भूमि की मांग कर रहा है, पर दुल्हन के पक्ष का उल्लू 60 बंजर भूमि देना चाह रहा है। हमारे राज्य में जब 50 बंजर भूमि भी नहीं है तो दुल्हन के पक्ष वाले 60 बंजर भूमि कहां से देंगे? दुल्हन के पक्ष ने आश्वस्त किया है कि यदि बादशाह इसी प्रकार शिकार करते रहेंगे तो शीघ्र ही भूमि उपलब्ध हो जाएगी। यह सुनकर अकबर को यह एहसास हो गया कि उनके शौक के कारण जंगल नष्ट हो रहा था। आज से हम अपने शौक के लिए जंगल में शिकार करना बंद कर देंगे। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है।
इसके पश्चात अकबर शिकार छोड़ देते हैं। सिक्कों का थैला। एक बार एक तेली और कसाई के बीच झगड़ा हो गया। उनका विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए उन्होंने बीरबल से सहायता लेने का निश्चय किया। मैं अपनी दुकान में बैठा मांस बेच रहा था, तभी तेली ने मेरे पास आकर एक खाली पीपा मांगा। जब मैं भीतर पीपा लेने गया तब उसने मेरी दुकान में आकर मेरे सिक्कों का थैला चुरा लिया। फिर वह उस थैले को अपना बताने लगा। कसाई की बात सुनकर तेली तपाक से बोला, नहीं, ये सच नहीं है, ये थैला मेरा ही है। मैंने इसे कसाई से नहीं चुराया है। मैं थैले में सिक्के डाल रहा था, तब उसने ये देखा था। बीरबल ने दोनों की बात सुनी, किंतु कौन सच कह रहा था इसका निर्णय न कर सका। बीरबल को एक युक्ति सूझी और उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जल्दी से एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर लेकर आओ। सेवक तुरंत एक बड़ा बर्तन लेकर आया और बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने पानी से भरे उस बर्तन में सिक्कों का थैला डाल दिया। जब सिक्कों से तेल निकलकर पानी की सतह पर तैरने लगा, तब बीरबल समझ गया कि यह थैला तेली का ही है। कसाई, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सिक्कों का थैला तुम्हारा नहीं है। तुम्हें झूठ बोलने के लिए कठोर सजा दी जाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाकर कसाई को कारागार में डलवा दिया। तेली ने बीरबल का शुक्रिया अदा किया और अपना सिक्कों का थैला लेकर चला गया। बीरबल और धूर्त नाई। एक बार कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल से मुक्ति पाने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उस योजना में उन्होंने अपने शाही नाई को शामिल किया। नाई ने अकबर से कहा, पूर्वजों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे लोगों को स्वर्ग भेजने का उपाय पता है। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। परंतु उस व्यक्ति का चतुर होना आवश्यक है और बीरबल इस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगा। अकबर ने बीरबल को इस बारे में बताया तो बीरबल बोले, महाराज, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1 माह का समय चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए धन इत्यादि का प्रबंध कर सकूं। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। 1 माह के बाद बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए चिता सजाई गई और अंत्येष्टि के लिए बीरबल को लाया गया। सभी दरबारी प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन बीरबल बहुत बुद्धिमान था। बीरबल ने अपने बचाव के लिए पहले से ही एक सुरंग अपने घर तक बनवा ली थी। वो आग जलते ही सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गया। बीरबल 3 महीने अपने घर पर छुप कर रहा, जब तक उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ ना गए। उसके बाद बीरबल अकबर से मिलने दरबार पहुंचा। जहाँ पना, मैं सीधा स्वर्ग से चला आ रहा हूँ। आपके पूर्वज वहाँ अति प्रसन्न हैं। बस उन्हें एक छोटी सी समस्या है। वहाँ कोई नाई न होने से उनकी दाढ़ी और बाल मेरी तरह खूब लंबे हो गए। कृपया तुरंत एक अच्छा नाई वहाँ स्वर्ग में भेजा जाए। पर कौन से नाई को स्वर्ग भेजा जाए? आपका शाही नाई। आपके अब्बा हुजूर को भी वो बड़ा पसंद था। हाँ बीरबल, तुम ठीक कहते हो, हम उसी को भेजेंगे। शाही नाई को दरबार में बुलाया गया और स्वर्ग भेजने का फैसला सुनाया गया। शाही नाई ने अपनी गलती तुरंत मान ली और गुनाह कबूल किया। महाराज, मैंने दरबारियों की बातों में आकर आपसे झूठ बोला। ये सब बीरबल से छुटकारा पाने का षड्यंत्र था। मुझे माफ कीजिए। सैनिकों, इस नाई को तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और पिछले 3 महीने का पूरा किस्सा सुना। खर्च की शर्त। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाही। सभी को 100-100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देकर कहा, तुम जैसे भी चाहो इन पैसों को अगले 1 सप्ताह में खर्च कर सकते हो, पर एक शर्त है, हर बार मुद्रा खर्च करने से पहले मेरा चेहरा देखना होगा। इस गजब की शर्त से दरबारी हैरान थे। 1 सप्ताह के बाद सभी दरबारी दरबार में इकट्ठे हुए और अकबर से बोले, जहांपना, हम लोग एक भी मुद्रा खर्च नहीं कर पाए हैं। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपना, मैंने आपकी दी हुई सारी मुद्राएं खर्च कर दी है। क्या? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं कि मेरा चेहरा देखने के बाद ही तुम मुद्रा खर्च कर सकते थे? जहांपना, मैंने शर्त पूरी की है। हर बार खर्च करने के लिए
जब मैं मुद्रा निकालता था तब पहले मैं मुद्रा पर बना हुआ आपका चेहरा देखा करता था। इस प्रकार मैंने अपनी शर्त का पूरा ख्याल रखा था। बीरबल की हाजिर जवाबी से अकबर खुश हुए बिना न रह सके। बीरबल, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये मुद्राओं की एक और थैली तुम उपहार के रूप में स्वीकार करो। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। बीरबल की चतुराई का घड़ा। एक दिन अकबर ने बीरबल से गुस्सा होकर उसे दरबार छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया। महाराज की आज्ञा मानकर बीरबल चला गया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद अकबर दरबार में कहते हैं, जब से बीरबल गया है तब से उसकी बहुत याद आ रही है। महाराज, क्या हम अपने दूतों को भेजकर बीरबल की खबर लाने को कहें? हाँ, तुरंत दूतों को बीरबल को ढूंढने भेजो। मंत्री ने दूतों को बीरबल को ढूंढने भेजा, पर बीरबल उन्हें कहीं नहीं मिला। लेकिन अकबर भी बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई और मंत्री से कहा, हमारे राज्य के सभी गांवों में ये संदेशा भेजा जाए कि 3 माह के भीतर आपको चतुराई से भरा घड़ा भेजना होगा। अगर असफल रहे तो हीरे जवाहरातों से भरा घड़ा आपको राजा के पास भेजना होगा। राजा का संदेश पाकर सभी गांवों के मुखिया परेशान हो उठे। बीरबल जिस गांव में छुपा था, उस गांव के मुखिया के पास जाकर बीरबल ने कहा, महाराज को मैं चतुराई से भरा घड़ा भेज सकता हूँ। बीरबल की बात सुनकर मुखिया खुश हुआ। बीरबल एक घड़ा लेकर अपने बगीचे में गया और बेल में लगे हुए एक छोटे तरबूज को उसने घड़े में रख दिया। 3 महीने के बाद मुखिया के पास जाकर बीरबल बोला, मुखिया जी, 3 माह बीत गए हैं। अब समय आ गया है राजा के पास घड़ा भेजने का। 3 माह बाद तरबूज ने बड़े होकर घड़े को भर दिया। बीरबल ने घड़े को अकबर के पास यह लिखकर भेजा, घड़े को तोड़े बिना चतुराई को निकाल लें। जब अकबर के पास घड़ा पहुंचा तो उस पर लिखे संदेश को पढ़कर अकबर मुस्कुराने लगे। इस तरह की चतुराई तो सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। जरूर ही यह बीरबल का ही कारनामा है। अकबर खुद उस गांव में जाकर बीरबल को अपने साथ वापस लेने पहुंचे और बीरबल को फिर से दरबार में सम्मानित किया। मोतियों का पेड़। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने भी कभी झूठ बोला है? अकबर के क्रोध को दरबारी जानते थे तो सभी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। अकबर अब बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? हाँ जहाँपना, मैंने झूठ बोले हैं और मैं अपना झूठ बोलना स्वीकार कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर अकबर क्रोधित हो जाता है। बीरबल, तुम सदा के लिए मेरे राज्य से चले जाओ। यहाँ झूठ बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों के बाद बीरबल अकबर से मिलने दरबार आया। बीरबल को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमको तो राज्य छोड़कर जाने को कहा गया था, तुम यहाँ कैसे? जहाँपना, मैं राज्य छोड़कर जा रहा था। रास्ते में एक यात्री से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे ये मोती दिए। उसने कहा कि यदि इन्हें बोया जाए तो मोतियों के पेड़ लग जाएंगे। खुश होकर अकबर ने बीरबल को मोतियों को बोने के लिए कहा। बस एक समस्या है बादशाह सलामत, इन्हें वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अकबर ने दरबारियों को मोतियों को बोने के लिए कहा, लेकिन कोई भी आगे न बढ़ा। यह देखकर अकबर समझ गया कि दरबारियों ने झूठ बोला था। अब बीरबल अकबर से कहता है, जहाँपना, आपके दरबारियों ने शायद झूठ बोला है, लेकिन आप तो इन्हें बो सकते हैं क्योंकि आपने तो कभी भी झूठ नहीं बोला। बीरबल, सच बोलूं तो मैंने बचपन में बहुत झूठ बोले थे। अब अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने बीरबल को क्षमा कर दिया। कितने बाल। अकबर के दरबार में एक दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था। वह अकबर के सामने यह प्रमाणित करना चाहता था कि बीरबल को लोग जितना होशियार समझते हैं उतना वह है नहीं। एक दिन जब बीरबल दरबार में आया तो उस दरबारी ने खड़े होकर अकबर से कहा, बादशाह सलामत, मेरा एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अकबर बीरबल से पूछता है, बीरबल, तुमसे प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अकबर दरबारी को प्रश्न पूछने के लिए कहता है।
तुम अपना प्रश्न बीरबल से पूछ सकते हो। बीरबल, मैं अपने सिर के बालों की सही सही गिनती जानता हूँ, क्या तुम बता सकते हो? बीरबल अपनी आंखें बंद कर सोचने लगा। कुछ देर के बाद बीरबल ने बोला, तुम्हारे सिर पर 99,999 बाल हैं। दरबारी ने हंसकर कहा, तुमने गलत बताया बीरबल, मेरे सिर पर मात्र 6,700 बाल हैं। अकबर सोचने लगा कि अब सही संख्या कैसे पता लगाई जाए। बीरबल बताओ, अब इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए? बीरबल बोला, तुरंत एक नाई को बुलाया जाए, वह दरबारी के सिर के बाल उतारेगा और हम सब बालों की सही गिनती कर पाएंगे। दरबारी निरुत्तर हो चुका था। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था, वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। अंततः उसने कहा, महाराज, मैं बीरबल के उत्तर से सहमत हूँ। दरबार में चारों तरफ बीरबल की प्रशंसा होने लगी। एक बार फिर से बीरबल ने अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया। कितने कौवे बीरबल? अकबर अपने साथ बीरबल को लेकर शाही बगीचे में टहल रहे थे और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक अकबर को एक पेड़ पर कौवों का एक झुंड दिखाई दिया। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कुछ पल सोचकर बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर ने अचंभित होते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम ये पक्के तौर पर कह सकते हो? जी हाँ महाराज, मुझे इनकी संख्या का निश्चित रूप से पता है। आप चाहे तो उनकी गिनती करवा सकते हैं। अकबर थोड़ा सोचकर बोले, यदि तुम्हारी बताई हुई संख्या से कम कौवे मिले तो तब तो इसका अर्थ यह है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पड़ोसी राज्यों में गए हुए हैं। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी और चतुरता से प्रसन्न हुए और उसे इनाम दिया। आधा इनाम। महेश दास नाम का व्यक्ति अकबर के राज्य में रहता था। यही महेश दास बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन बादशाह अकबर शिकार करने गए और जानवर का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से दूर हो गए और रास्ता भटक गए। अकबर की अच्छी किस्मत थी कि महेश दास उन्हें मिल गया। महेश दास बादशाह को देखकर बोला, जहाँपना, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। हाँ, क्या तुम मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? जरूर जहाँपना, आप बाईं ओर से सीधे चले जाइए, आप जंगल से बाहर निकल जाओगे। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, महेश दास। अकबर ने महेश को दरबार में आने का न्योता और इनाम देने की पेशकश की। महेश, आप हमारे दरबार में आए और मदद के लिए हम आपको इनाम देना चाहते हैं। जैसा हुक्म जहाँपना। कुछ दिनों बाद महेश दास बादशाह अकबर से अपना इनाम लेने अकबर के महल पहुँचे। महल के द्वार के पहरेदारों ने उसे रोक लिया और उससे पूछा, तुम्हें बादशाह से क्या काम है? बादशाह अकबर ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर तुम्हें अपने इनाम का आधा भाग मुझे देना पड़ेगा। महेश अपने इनाम का आधा भाग पहरेदार को देने के लिए सहमत हो गया। महेश दास दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और उससे पूछा, इनाम में तुम क्या चाहते हो महेश? 50 कोड़े। महेश दास का जवाब सुनकर सारा दरबार अचंभित रह गया। ये क्या मांग रहे हो महेश? ये इनाम नहीं, सजा है। जहाँपना, इसका एक कारण है, लेकिन पहले मुझे इनाम देने का प्रबंध करें, फिर कारण बताऊंगा। अकबर को कारण जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसने तुरंत कोड़े मारने की व्यवस्था करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में कोड़े मारने के लिए सिपाही आ गया। सिपाही को देखते ही महेश दास बोला, जहाँपना, बाहर दरवाजे पर खड़े पहरेदार को बुलाने का हुक्म दीजिए। दरबार में पहरेदार उपस्थित हुआ। वह यह सोचकर खुश था कि उसे इनाम देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब महेश दास ने अकबर से कहा, जहाँपना, इस लालची पहरेदार ने
मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मैं आपसे मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा उसे दूं। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। कृपया पहले 25 कोड़े इस पहरेदार को दें ताकि मैं उससे किया अपना वादा पूरा कर सकूं। इस पहरेदार को 25 कोड़े मारे जाएं और 5 साल की सजा दी जाए। अकबर महेश दास से बहुत खुश हुआ और महेश को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया और वह बीरबल कहलाया। बीरबल की समझदारी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल की हर बात मानते थे क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। इसी कारण बाकी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक बार अकबर के दरबार के मंत्री अब्दुल्ला ने बीरबल को मूर्ख साबित करने की तरकीब बनाई। अब्दुल्ला बादशाह से कहता है, जहाँपना, अगर बीरबल हमारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। बीरबल, क्या तुम अब्दुल्ला के 3 सवालों के लिए तैयार हो? जरूर जहाँपना, जैसा आपका हुक्म। अब्दुल्ला ने अपने सवाल शुरू किए। मेरा पहला सवाल है कि आकाश में कितने सितारे हैं? पहले सवाल के जवाब में बीरबल एक भेड़ ले आए और अब्दुल्ला से कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही आकाश में सितारे हैं। आप चाहे तो गिन सकते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अब्दुल्ला तिलमिला गया और बिना रुके दूसरा सवाल पूछता है। दूसरा सवाल कि धरती का केंद्र कहाँ है? दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 लाइन खींची और उसमें लोहे की एक छड़ी गाड़ दी और फिर कहा, यही धरती का केंद्र है। यकीन ना हो तो आप फीता लेकर नाप सकते हैं। बीरबल के जवाब से अब्दुल्ला फिर से परेशान हो गए और तीसरा सवाल पूछते हैं, दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो औरत हैं और न ही आदमी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी हाजिर हैं, जैसे कि मंत्री अब्दुल्ला। हुजूर, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं बता सकता हूँ कि दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं। अब अब्दुल्ला सवालों का जवाब छोड़कर कांपने लगा और बादशाह से बोला, जहाँपना, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। बीरबल वाकई में बहुत बुद्धिमान है। बीरबल के जवाब को सुनकर सभी दरबारी ने बीरबल की बुद्धि का लोहा मान लिया। अंधों की सूची। एक बार बादशाह अकबर की बेगम ने राज्य के सभी अंधे लोगों को दान देना चाहा। बादशाह अकबर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी अंधा व्यक्ति दान से वंचित न रहे। इसीलिए उन्होंने बीरबल को राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाने का आदेश दिया। बीरबल, आपको राज्य के सभी अंधों की सूची बनानी है। ध्यान रहे राज्य का कोई भी अंधा छूट ना जाए। जी हुजूर, मुझे सिर्फ 1 सप्ताह का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल बाजार के चौराहे पर बैठ गया और जूते सिलने लगा। उसे देखकर लोग अचंभित रह गए। जो भी उसे देखता वह बीरबल से पूछता, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल उससे उसका नाम पूछता और अपनी पुस्तिका में कुछ लिख लेता था। 2 दिनों के बाद अकबर स्वयं बाजार से गुजरे। अपने प्रिय मंत्री को जूता बनाता देख आश्चर्यचकित हो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने तुरंत अपनी पुस्तिका निकाली और उसमें अकबर का नाम लिख लिया। 1 सप्ताह के बाद बीरबल ने अकबर को राज्य के अंधों की सूची दी। उस सूची में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर अकबर क्रोधित हो गया। बीरबल, ये क्या मजाक है? तुमने अंधे लोगों की सूची में मेरा नाम क्यों डाला है? महाराज, अन्य लोगों की तरह आपने भी मुझे जूते बनाते देखा, फिर भी आपने पूछा कि मैं क्या कर रहा था, इसलिए मैंने आपका नाम भी इस सूची में लिख दिया था। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर समेत सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दी के मौसम के कारण बादशाह अकबर को दरबार में बहुत ठंड लग रही थी। उनके दिमाग में एक विचार आया तो पास बैठे अपने दरबारियों से कहते हैं, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो इस सर्दी के मौसम में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूब कर रह सके। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उनमें से एक दरबारी बोलता है, जहांपना, क्यों ना हम राज्य में घोषणा कर दें कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में यमुना नदी के ठंडे पानी में सारी रात घुटनों तक डूबकर रह गुजार देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। बादशाह अकबर को दरबारी का सुझाव पसंद आया और सारे राज्य में घोषणा कर दी। एक गरीब धोबी ने जब यह घोषणा सुनी तो उसे लगा कि यही मौका है कि वह अपनी गरीबी को दूर कर पाए। वह तुरंत दरबार में पहुंच जाता है। जहांपना, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। मुझे यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहने की अनुमति दीजिए। बादशाह धोबी को अनुमति दे देते हैं। गरीब धोबी सारी रात नदी में घुटने टिकाए पानी में ठिठुरते बिताता है और सुबह बादशाह से अपना इनाम लेने पहुंच जाता है। बादशाह अकबर गरीब धोबी को देखकर अचंभित थे। तुमने कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिता दी? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? जहांपना, मैं सारी रात नदी किनारे महल के कमरे में जल रहे चिराग को देखता रहा और जागते हुए सारी रात नदी के ठंडे पानी में गुजारी। बादशाह अकबर क्रोधित होकर बोलते हैं, चिराग की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और हमसे इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे फौरन कारागार में डाल दो। बिरबल भी दरबार में था। उसे गरीब धोबी के लिए बुरा लगा और बादशाह को उनकी गलती समझाने की तरकीब सोचने लगा। बादशाह ने अगले दिन जब किसी जरूरी मसले पर बैठक रखी, लेकिन बिरबल उस बैठक में हाजिर नहीं हुआ। बादशाह एक सेवक को बुलाकर कहते हैं, जाओ और तुरंत बीरबल को बैठक में हाजिर होने का हमारा हुक्म सुनाओ। सेवक ने लौटकर जवाब दिया, बिरबल खिचड़ी पका रहे हैं और बादशाह से गुजारिश है कि खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आने की मंजूरी दे। बादशाह और सारे दरबारी बिरबल की राह देखने लग गए। जब बिरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह अकबर को दाल में कुछ काला होने का संदेह हुआ और तुरंत बिरबल के महल की ओर चल पड़े। बिरबल के महल पहुंचकर बादशाह देखते हैं कि एक लंबे डंडे पर एक घड़ा बांधकर बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जला रखी है। ये कैसा तमाशा है बीरबल? क्या ऐसे भी खिचड़ी पकती है? माफ करें जहांपना, ये खिचड़ी जरूर पकेगी। जैसे उस गरीब धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी, वैसे ही इस खिचड़ी को भी मिलेगी। बादशाह को अपनी गलती समझ में आ गई और धोबी को कारागार से रिहा कर बहुत सारे इनाम देकर विदा किया। छोटी रेखा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार के सामने एक पहेली पेश की। एक रेखा खींचकर पूछा, क्या आप में से कोई इस रेखा को बिना हाथ लगाए छोटा कर सकता है? सभी दरबारी सोचने लगे, आज बादशाह सलामत को क्या हो गया है? आखिर यह कैसे मुमकिन है? तभी दरबार में बिरबल आते हैं और सारा मामला समझकर बोले, जहांपना, यह काम मैं कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है बीरबल, अब इस रेखा को छोटा करके दिखाओ तो माने। बिरबल ने फौरन आगे बढ़कर बादशाह की खींची रेखा के पास उससे लंबी एक और रेखा खींच दी और बादशाह की तरफ देखकर बोले, जहांपना, ये लीजिए आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई। यह सब देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का सामना कोई नहीं कर सकता। बीरबल की बुद्धिमानी। बादशाह अकबर के दरबार में कई दरबारी थे। उनमें से बिरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। वह अपने दिमाग के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राज्य के लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बिरबल के पास आते थे। एक दिन एक सेठ बिरबल के पास आता है और उससे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना करता है। मेरे घर में 4 नौकर हैं। उनमें से किसी ने मेरे हीरे की अंगूठी चुरा ली है। आपको किसी नौकर पर संदेह है? नहीं,
चारों ही मेरे विश्वसनीय हैं, इसलिए मैं चोर का अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं ही नौकरों से पूछताछ करूंगा। बिरबल की बात सुनकर सेठ खुश हुआ और बिरबल को अपने घर ले गया। बिरबल ने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि असली चोर कौन है। बीरबल जी, क्या लगता है आपको असली चोर कौन है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आप चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। बिरबल अपने साथ 4 छड़ियां लाया था। उसने चारों नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां कोई मामूली छड़ियां नहीं है, जादुई है, जो मुझे एक साधु ने दी थी। इनसे पता चलेगा कि असली चोर कौन है। एक नौकर बिरबल से पूछता है, लेकिन कैसे? तुम सब इसे रात को अपने तकिए के नीचे रखना। चोर की छड़ी एक रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सुबह यह छड़ी तुमसे वापस ले ली जाएगी। चोर ने सोचा, अगर मैं अपनी छड़ी 1 इंच पहले ही काट दूं, तब भी मेरी छड़ी दूसरों के बराबर ही रहेगी और मैं बच जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने 1 इंच छड़ी काट दी। अगले दिन सुबह बिरबल ने छड़ियां इकट्ठी की और सेठ और चारों नौकरों को दरबार बुलाया। जिस नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी है वही चोर है। लेकिन आपने तो कहा था कि चोर की छड़ी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह जादुई छड़ी नहीं, साधारण छड़ी है और तुमने इसे बढ़ने के डर से काट दिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने ही सेठ जी की हीरे की अंगूठी चोरी की है। बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कृपया आप मुझसे धन्यवाद स्वरूप यह भेंट स्वीकार कीजिए। हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? एक दिन अकबर और बिरबल घुड़सवारी करते करते झरने के पास पहुँचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वे अपने घोड़े से नीचे उतरकर झरने का ठंडा पानी पीने लगे। जब अकबर पानी पी रहा था तो उसने अपनी हथेलियों पर कुछ निशान देखे। उसने इन्हें बिरबल को दिखाया। अचानक अकबर ने बिरबल से मस्खरी में एक टेढ़ा सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? हुजूर, आपकी हथेली पर बाल कैसे उगेंगे? आप हर रोज गरीबों को इतना दान देते हो, इसलिए आपकी हथेलियां आपस में रगड़ी जाती है और इन पर बाल नहीं उग पाते। ठीक है बीरबल, चलो मान लेते हैं, मगर ये बताओ तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अकबर को लगा कि आज बिरबल इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन बिरबल तपाक से बोला, बादशाह सलामत, आप मुझे हर रोज इतने उपहार और इनाम देते हो, उनको लेते लेते मेरी हथेलियां भी आपस में रगड़ जाती है। अकबर मन ही मन सोचने लगा कि बिरबल वाकई बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अब भी अकबर ने हार नहीं मानी और बिरबल से तीसरा सवाल किया। हमारी और तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है, चलो समझ में आया, लेकिन हमारे दरबारियों का क्या? उनकी भी हथेलियों पर बाल नहीं है। अकबर को लगा कि बिरबल अब फंस गया, लेकिन बिरबल का जवाब हाजिर था। आप मुझे हर रोज जब इनाम देते हो तो सारे दरबारी ईर्ष्या के कारण हथेलियां मलते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेलियों पर भी बाल नहीं है। अकबर बिरबल का जवाब सुनकर जोर से हंसने लगा और वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौटने लगे। कुएं का पानी। एक समय की बात है, एक चालाक सेठ ने अपना कुआं एक गरीब किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी खींचने गया तो सेठ ने किसान को रोक दिया। मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, न कि कुएं का पानी। किसान बहुत दुखी हुआ और वह अकबर के दरबार में गुहार लगाने चल पड़ा। उसने दरबार में सारा हाल कह सुनाया और बादशाह अकबर से इंसाफ मांगा। अकबर ने यह मामला अपने बुद्धिमान मंत्री बिरबल के हवाले कर दिया। बिरबल ने फौरन सेठ को बुलाया और पूछा, तुमने किसान को कुआं बेच दिया है, फिर भी उसे कुएं से पानी लेने से क्यों मना कर रहे हो? मैंने किसान को सिर्फ कुआं बेचा है, न कि कुएं में रखा पानी। किसान का पानी पर कोई हक नहीं है। बिरबल सेठ की चालाकी देख मुस्कुराने लगे। बहुत खूब, लेकिन जब तुमने कुआं किसान को बेच दिया है
और तुम्हारे अनुसार कुएं का पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई हक नहीं है। अब या तो तुम अपना पानी कुएं से निकाल लो या फिर किसान को उस पानी का किराया दो। बिरबल की बात सुनकर सेठ को समझ आ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दो। कुएं का पानी भी किसान का ही है। यह देखकर अकबर ने बिरबल की तारीफ की और सेठ पर धोखेबाजी के लिए भारी जुर्माना लगाया। कीमती अंगूठी। एक दिन जब बादशाह अकबर नहाने जा रहे थे तो हमेशा की तरह अकबर अपने आभूषणों को एक बक्से में रखकर नहाने चले गए। बादशाह के 4 खास सेवक बक्से के पास ही उनकी सेवा में खड़े थे। कुछ देर बाद जब बादशाह अकबर बाहर आए और आभूषण पहनकर महल के बगीचे की ओर निकल पड़े, साथ में उनके बिरबल भी थे। जहांपना, आपके हाथ में अंगूठी नहीं दिख रही। अरे, ये अंगूठी कहाँ गायब हो गई? आज सुबह तो यही थी। सुबह नहाने से पहले गहनों के बॉक्स में रखी थी, शायद उसके बाद नहीं दिखी। बिरबल सारा मामला समझने की कोशिश करता है। जब मैं नहा रहा था तब मेरे 4 खास सेवक बक्से के पास खड़े थे। उनमें से ही किसी ने अंगूठी चुराई होगी। ठीक है हुजूर, आप इन 4 सेवकों को यह बक्सा लेकर दरबार में आने का हुक्म दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। 4 सेवक बक्सा लेकर दरबार में आते हैं। बताइए, हमारे बादशाह की बेशकीमती अंगूठी किसने चुराई है? अगर अभी अपना जुर्म कबूल कर लिया तो सजा माफ कर दी जाएगी। जब किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो बिरबल बोला, हुजूर, अब यह बक्सा ही बोलेगा कि आपकी अंगूठी किसने चुराई है। बीरबल, यह बक्सा कैसे बोल सकता है? तुम ये क्या कह रहे हो? हुजूर, मैं इस बक्से की जुबान समझ सकता हूँ, अब बस देखते जाइए। बिरबल बक्से को खोलकर उससे बात करने का नाटक करता है और फिर बक्सा बंद करने के बाद बोलता है, हुजूर, जिस व्यक्ति ने आपकी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक तिनका लगा हुआ है। 4 में से एक सेवक तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ रखता है। बिरबल समझ गया कि यही चोर है। जहांपना, ये रहा आपकी अंगूठी चुराने वाला। सैनिकों, इसे फौरन पकड़कर कारागाह में डाल दो। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। बीरबल, तुमने एक बार फिर से बता दिया कि तुम ही मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूम रहे थे और बाग की हरियाली का लुत्फ उठा रहे थे। साथ में चल रहे बिरबल से उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें नहीं लगता कि हरे भरे बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का होना चाहिए? अकबर की बात सुनकर बिरबल मुस्कुराने ही वाला था कि अकबर आगे बोला, बीरबल, एक हरे रंग के घोड़े का इंतजाम करो। अगर तुम हरे रंग का घोड़ा 7 दिन में ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बिरबल की मुस्कुराहट तुरंत चिंता में बदल गई। अकबर और बिरबल दोनों जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन बादशाह अकबर तो अपने मंत्री बिरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं और बिरबल 8वें दिन दरबार में हाजिर होकर बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे आपके लिए खास हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? जहांपना, लेकिन घोड़े के मालिक ने 2 शर्त रखी है। तुम जल्दी से शर्तें बताओ। पहली शर्त तो ये है कि घोड़ा लेने के लिए आपको खुद ही जाना होगा। ये तो बड़ी आसान शर्त है। तुम दूसरी शर्त बताओ। अब घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास होगा। उसके मालिक ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा जो भी दिन आए उस दिन आकर घोड़े को ले जा सकते हो। अकबर बिरबल का मुंह देखते रह गए। बिरबल आगे बोले, जहांपना, अब हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी
माननी ही पड़ेगी। बिरबल की बात सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंस पड़े। बिरबल की चतुराई से खुश होकर एक बार फिर अकबर ने बिरबल को इनाम दिया। बिरबल का रंग रूप। एक बार जब बिरबल दरबार में देरी से पहुंचे तो देखते हैं कि सभी दरबारी और बादशाह अकबर ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। इसे देखकर बिरबल को हैरानी हुई और उसने अकबर से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हो? इस पर अकबर को बिरबल से मजाक करने की सूझी और बिरबल से बोले, दरअसल दरबार में हम आदमी के रंग रूप की बात कर रहे थे। मेरे दरबार में सभी लोग गोरे हैं, मैं खुद भी गोरा हूँ। हम सब में केवल तुम ही हो जो काले हो, इसलिए तुम्हारे दरबार में आने पर हम सबकी हंसी रुक ही नहीं पाई। बिरबल कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने झटपट जवाब दिया, आप मेरे रंग का गुप्त राज नहीं जानते हैं, इसलिए हंस रहे हो। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा गुप्त राज बीरबल? बिरबल बादशाह सहित सभी दरबारियों से बोला, जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो वो पौधों और पशु पक्षियों को बनाकर खुश नहीं हुए, फिर उन्होंने मनुष्य को बनाया। वे मनुष्य को देखकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक अच्छी कृति बनाई है। भगवान ने सभी मनुष्यों को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वो बुद्धि, रूप और धन में से कुछ भी ले सकते हैं। भगवान की यह बात सुनकर मैंने अपना सारा समय बुद्धि लेने में लगा दिया। हुजूर माफ करें। आप सभी लोग रूप और धन इकट्ठा करते रह गए और बुद्धि से वंचित रह गए। अब और मैं क्या कहूँ, आप रूपवान लोग खुद ही समझ लीजिए। बिरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारियों के ठहाके बंद हो गए और पूरे दरबार ने चुप्पी साध ली। सभी दरबारी सर झुकाकर नीचे देखने लगे। बिरबल की इस हाजिर जवाबी को सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to hit the subscribe button.